सोचिए ज़रा, 2026 की एक रात को एक सॉवरेन कंट्री के प्रेसिडेंट को एक सुपर पावर उठा के ले जाता है। Nicolas Maduro had his chance until Dictator Nicolas Maduro. ये जस्टिस है या पावर का मिसयूज? वेनेजुएला साउथ अमेरिका का वो मुल्क है जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व मौजूद हैं। Venezuela has the largest oil reserves in the world. लेकिन पैराडॉक्स देखिए, लोग यहाँ भी फ्यूल के लिए लाइंस में खड़े होते हैं। जब क्राइसिस होता है तो ग्लोबल पावर्स को मदद का बहाना मिल जाता है। 2013 से मिडोरो ने पावर संभाली, उसके बाद वक्तन फवक्तन मिडोरो पर एलिगेशंस लगते रहे, कभी इलेक्शन रिग के, कभी ओपोजिशन सप्रेस्ड और कभी ह्यूमन राइट वायलेशन और कभी करप्शन के। एलिगेशन तो भर भर कर लगाए गए, लेकिन मिडोरो की तरफ से कोई भी कन्विक्शन नहीं थी। यूएस का कहना है कि मडोरो और उनके अलाइज यूएस में ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं। लेकिन यहाँ पर एक लीगल सवाल ये है, एक कंट्री के लाज को दूसरी कंट्री के सिटिंग प्रेसिडेंट पर लगाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 जनवरी 2026 को रात के तकरीबन 2 बजे यूएस ने वेनेजुएला में एक मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट किया, जिसके नतीजे में वेनेजुएला के सिटिंग प्रेसिडेंट निकोलस मेडोरो और उनकी वाइफ को अरेस्ट करके रातों रात यूएस न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया। ये सिर्फ एक अरेस्ट नहीं था, ये एक फुल स्केल ऑपरेशन था। इवन दो इस पूरे ऑपरेशन की ऑफिशियल रिपोर्ट्स अभी पब्लिक नहीं की गई, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन में 80 के करीब लोग हलाक हुए और 32 वेनेजुएलियन मिलिट्री ऑफिशियल्स हलाक हुए और 2 यूएस मिलिट्री पर्सनल भी इंजर्ड हुए। अगरचे यूएन का नाम लेना आजकल एक बद्दा मजाक बन चुका है, क्योंकि हर कोई, फॉर एग्जाम्पल इजराइल, यूएन के कवानीन को रौंद कर चले जाते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर यूएन का स्टांस भी बताएंगे। इसमें अगर यूएन चार्टर की माने तो किसी भी सॉवरेन कंट्री में फॉरेन यूज़ ऑफ फोर्स इलीगल है अनटिल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उसकी अप्रूवल ना दे दे। अगर कानून पावरफुल के लिए फ्लेक्सिबल हो जाए और वीक के लिए स्ट्रिक्ट हो जाए तो कानून सिर्फ पेपर पर ही रह जाता है। इस सब में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये इंसिडेंट भी कोई इंसिडेंट नहीं। अगर आप यूएस के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो यूएस शुरू से ऐसा ही करता आ रहा है कि वो ऐसे ही इनरिच रिसोर्सेज कंट्री पर अटैक करता है, इन्वेड करता है इल्ज़ाम लगाकर, और फिर उनके रिसोर्सेज पर समुद्री लुटेरों की तरह कब्जा करके बैठ जाता है। 2003 में यूएस ने इराक़ को इन्वेड किया, ये कहकर कि इराक़ के प्रेसिडेंट सदर सद्दाम हुसैन वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं, जिसका सबूत आज तक नहीं मिल सका। लेकिन इस फुल स्केल इन्वेजन में इराक़ की तमाम ऑयल फील्ड्स यूएस के कब्ज़े में चली जाती हैं और इराक़ में तकरीबन 1 मिलियन कैजुअलिटीज़ होती हैं। इसके बाद सीरिया में ख़ुद ही सिविल वॉर करवाई गई और फिर सीरिया को इन्वेड कर कहा गया कि यहाँ पर हम डेमोक्रेसी लाएंगे, और कंट्रोल सिर्फ किन इलाकों पर किया गया जो इलाके ऑयल इनरिच्ड थे। ये अमेरिकी पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी का चूरन बेचते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी फ्री होती है और ऑयल फ्री नहीं होता। यूएस का वेनेजुएला को इन्वेड करना सिर्फ ऑयल रिज़र्व भी वजह नहीं है, वजह ये भी थी चाइना और रशिया के वेनेजुएला के साथ गहरे होते ताल्लुकात, जो यूएस के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी की वजह बन चुके थे। यूएस अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए पूरी दुनिया के ऑयल रिज़र्व को कंट्रोल करना चाहता है, इसीलिए जो भी कंट्री का लीडर अपने ऑयल रिज़र्व को यूएस को देने से इनकार करता है तो यूएस उसी लीडर को इलीगल करार दे देता है। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है आम आदमी को, जिसे महंगा पेट्रोल ख़रीदने को मिलता है। इन्फ्लेशन, माइग्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मसाइल से जूझना पड़ता है। ये वीडियो अमेरिका के लोगों के ख़िलाफ़ नहीं, ये वहाँ की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है जो ह्यूमैनिटी को तबाह कर रही है। मगर सवाल ये है, क्या पावर का मतलब सिर्फ ये है कि दूसरों के फ्यूचर डिसाइड किए जाएँ? हिस्ट्री सिर्फ ये नहीं लिखती कि क्या हुआ, हिस्ट्री ये भी लिखती है कि कौन कौन चुप रहा।